लेटर। ओके, तो चलिए देखिए हमारे पास लेक्चर है, दिस इज फर्स्ट लेक्चर फॉर डेमो। अब अरे भाई, अगर आपके पास कॉपी है तो जस्ट कीप इट विद यू। ओके, नो कॉपी इट्स विल फाइन। आई नहीं, डोंट रीड कॉफी। नोटबुक नहीं है? ओह, स्मार्ट बच्चे हैं आप। ओके, चलिए देखिए। अब ये हम पढ़ेंगे अपने थोड़े से वे में। लाइक माय नेम इज तमन डोगरा, माइट बी यू नो और माइट बी नॉट नो। ये मैं हूँ। तो आई हैव डन माय मास्टर्स इन केमिस्ट्री एंड आई हैव डन माय पीएचडी इन क्वांटम केमिस्ट्री, इट्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। So I have done my certified nutrition consultant IBNFC. It's from India. So I have here in Canada, I have done my IFC CSC certification. It's a banking kind of certification. And I've done my pharmaceutical chemistry science. And अभी भी मैंने पिछले साल पेपर दिया था CEFR B2, जो टेफ एग्जाम होता है उसका B2 क्वालिफाइड है। सो अच्छा। दैट्स मी, जिससे आप पढ़ने वाले हैं। ये है वो पर्सन। ओके। ओके। चलिए। सो देखिए, ये होता है हमारे पास कुछ इक्विवेलेंसी इन फ्रेंच। ओके, तो देखेंगे इसको ध्यान से थोड़ा सा। ओके। लाइक ये ना, देखिए ये मैं आपको दो तरह के एग्जाम बताता हूँ। पहला एग्जाम होता है टेफ और दूसरा एग्जाम होता है हमारे पास डेल्फ। अब डेल्फ एग्जाम ऐसा होता है कि वो एक एक एग्जाम होता है, एक एक। पहले मैं डेल्फ बता रहा हूँ आपको, डेल्फ DELF। उसमें जैसे मान लीजिए एक A1 एग्जाम होगा, एक A2 एग्जाम होगा, एक B1, फिर एक B2, एक C1। मान लीजिए आपने एक डेढ़ महीना लगाया, आपने तैयारी करी और आप चले गए A1 का पेपर। आपने A1 का पेपर दिया, उसमें चार पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। उसमें ये देखिए ऐसा पेपर होता है। उसमें हम्म। चार पार्ट होते हैं। उसमें एक एक पार्ट होता है हमारे पास रीडिंग, एक लिसनिंग, एक स्पीकिंग और एक राइटिंग। तो ऐसे प्रॉपर चार पार्ट होते हैं, आई विल शो यू लेटर। हाँ। तो उसमें आपको 25 25 25 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन टोटल आता है। पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए होते हैं बस। सबसे अच्छी चीज और सबसे मस्त चीज फ्रेंच की ये है कि इसमें कभी भी कुछ भी लिखना नहीं होता, रीडिंग में और अच्छा। लिसनिंग। सारे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, सारे 100% क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सभी रीडिंग में आती है लेवल में या सारे सिर्फ ओनली ए वन में? सब में, सब सब में में? सारा मल्टीपल। पेपर ही मल्टीपल चलता है ये। तो ये अच्छा। सबसे मस्त चीज है इसकी कि आपको मल्टीपल है तो कम आना आसान हो जाता है थोड़ा सा ना। हाँ। तो राइटिंग सेक्शन होता है, वो भी अगर आपको प्रॉपरली समझ आ गया तो चल जाता है, और स्पीकिंग सेक्शन भी। पर प्रॉब्लम तो ये है कि अगर आपको चाहिए ही सिर्फ एक पार्ट ऑफ 50 नंबर, तो फिर वो किसी भी तरह से आए वो 50 नंबर ही है। ठीक है। अब हम्म। मान लीजिए आपने डेढ़ महीने बाद A1 का पेपर दिया, A1 का पेपर देने के बाद आप घर आ गए वापस। A1 क्वालिफाई कर लिया आपने, फिर उसके बाद आप 50 नंबर लेने के बाद आप A2 का पेपर देने, फिर उसके बाद आप B1 का पेपर देने और फिर आप B2 का पेपर देंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, आपने एक पेपर दिया टेफ का। अगर आपके 100 में से एक ही पेपर होता है वो, आप गए आपने पेपर दिया, अगर आपके 100 में से 50 नंबर आ गए, तो आप A1 की कैटेगरी में खुद ब खुद जंप कर गए। मान लो अगर आप उस आप में आपके उसमें से 55 आ जाते तो आप A2 बन जाते। अगर आपके 60 स्कोर आ जाते तो आप B1 की कैटेगरी में आ जाते। और अगर आपके 65 आ जाते तो आप B2 की कैटेगरी में आ जाते। मतलब ये एक ही पेपर है, आपको इतनी बार नहीं देना पड़ेगा। जितने नंबर आ जाएंगे उसमें आप जंप कर जाओगे। एंड दिस इज द स्पेसिफिक वन विच वी हैव आर्ग्यूड। ओके। अब ये जो पेपर है, ये पेपर में आपको ये चार तरह की कैटेगरी दिख रही होगी, A1 A2 B1 B2। अगर तो आपका वर्क परमिट बहुत ज्यादा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ यार यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क परमिट राइट नाउ। तो फिर हम तैयारी करते हैं मेनली फोकस करके B2। ओके। B2 मेनली फोकस करते हैं। जो बच्चों के अभी मेरे पास पढ़ रहे हैं, इनके 6 7 महीने रह गए हैं, तो उनको हम B2 की कैटेगरी में जंप ना करवाते हुए A2 के ऊपर फोकस करवाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि ओके, अगर वो और उसका A2 रीजन? क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है। ओ। क्योंकि अभी उन्हें एक्सटेंशन चाहिए। तो अगर आप सिर्फ A2 2 3 महीने में आप A2 कर सकते हैं आराम से, 3 महीने इज लाइक मोर देन एनफ। 3 महीने आपने तैयारी करी तो आपकी A2 क्वालिफाई हो गई, तो आपको 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी इसमें बड़े मस्त तरीके। ठीक है। पर हम फोकस कर रहे हैं इस पे, B2 ओके। कैटेगरी। तो दिस इज द मोर फोकस। ओके, देखते हैं। ये जब मैंने नोट्स बनाए थे ये तब की बात है। लाइक उस टाइम पे 365 स्कोर चल रहा था फ्रेंच का, और 7,000 आए थे। लास्ट ईयर की बात है ये, 7,365। तो आपके अब भी हो जाना था, मतलब जो बच्चा +2 के बाद आया वो भी फ्रेंच करके आता ना, तो वो भी PR था। ये बहुत ही वही आसान है। था। वो लाइक कितना डिफरेंस है इसके बाद तो? और अभी आप भी देख लो यार, 410, 410 इज लाइक नथिंग। इज नथिंग, 0 0 या। कुछ भी नहीं है वो। ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ चीजें। आपने कभी ये वर्ड सुना है, नेमोनिक? निमोनिक? नहीं। नहीं सुना? चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, मैंने जब मैं इंडिया में भी था ना, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ता था। लाइक व्हेन यू गो फॉर योर हायर स्टडीज ना, जब मैंने मतलब IIT के लिए प्रिपरेशन करनी थी। लाइक इट्स अ बिग यूनिवर्सिटी इन इंडिया, माइट या बी आई नो। नो।
मैंने है ना? भी ट्राई किया था एनआईटी के लिए, लेकिन मिला था, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं मिला था। मुझे भी केमिस्ट्री में जाना था, ओके किसी और फील्ड में मिल रहा था, लेकिन फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर ओके मैंने ओके बीएससी किया केमिस्ट्री में, और फिर यहाँ पे आ गया। ओके ओके। मेरा बड़ा भाई है, वो पोस्ट डॉक्टरेट करी थी उसने, वो उसने पीएचडी करी थी आईआईटी रुड़की से। अच्छा। और पोस्ट डॉक्टरेट उसने करी ऑस्ट्रेलिया से, सो अभी वो प्रोफेसर है ऑस्ट्रेलिया में। तो ही वाज मेगा जीनियस। तो उसके कारण ही मेरे को केमिस्ट्री आती थी, क्योंकि उस वो पीएचडी पर्सन था ना। तो अच्छा। इसलिए देन तो हमने वो एक्चुअली वो जब जापान गया था तो ही बॉट अ बुक। उसने बुक खरीदी थी निमोनिक के ऊपर, तो उसने खुद पढ़ी और उसने मेरे को दी। वो कहता है ये निमोनिक होती है। सो आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑन दैट थिंग। वो 12 तरीके की निमोनिक होती थी, और वो बहुत अच्छा काम करी। मीन्स मैं शायद पिछले 12 सालों से निमोनिक पढ़ रहा हूँ, पिछले 12 सालों से अप्रोक्सीमेटली। मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, निमोनिक कैसे बनती है। अच्छा। मतलब आई नो हाउ टू फॉर्म दीज निमोनिक ट्रिक्स। तो इसलिए चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। लाइक आई लर्न 3000 इंग्लिश वर्ड्स विद दिस कॉन्सेप्ट। टेक्निक। हाँ, और शायद 1000 से ज्यादा मेरे को फ्रेंच के वर्ड आते होंगे इसके कारण। और वो कभी भूलते नहीं हैं। आप यू विल आस्क मी, आई विल गिव यू इन अ सेकंड, और आप देखेंगे मैं कैसे करवाने वाला हूँ। देखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये क्या चीज है? कोलगेट, कॉलगेट, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट बोलते हैं आप इसको ना। इसको टूथपेस्ट बोलते हैं। अब जो ये टूथपेस्ट होती है या कॉलगेट होती है, इसको फ्रेंच में बोला जाता है डेंटिफिस। 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 मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको बोला निमोनिक, ये क्या है, ये कैसे सैम्पलाइज होता है ना। ओके। तो ये टूथपेस्ट या फिर जो ये कॉलगेट होती है, इसको फ्रेंच में बोला जाता है डेंटिफिस। अब मान लीजिए आप 1 महीने तक टूथपेस्ट नहीं करते, आपने छोड़ दी करनी, है ना। अब भाई अब से नहीं करेंगे, हम तो छोड़ रहे हैं टूथपेस्ट करनी। और आपने 1 महीना टूथपेस्ट नहीं करी, तो आपको लगता है आपके दांत ठीक रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो पॉसिबिलिटी नहीं है, खराब हो जाएंगे। तो अगर दांत खराब हो जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास। और आपको पता है यहाँ कनाडा में डेंटिस्ट का क्या हाल है, हम हेल्थ केयर में बैठे हुए हैं, है ना। हाँ। डेंटिस्ट वन इज लाइक डैम डैम बैड। तो डेंटिस्ट लेगा बहुत मोटी फीस। ठीक है। तो डेंटिस्ट को इतनी मोटी फीस देने से अच्छा है कि टूथपेस्ट कर लो। ठीक है। तो कॉलगेट कर लो, टूथपेस्ट कर लो, डेंटिस्ट को फीस देने की बजाय। तो दिस इज डेंटिस्ट फीस, डेंटिफीस। डेंटिस्ट डेंटिफिस। और फीस। तो टूथपेस्ट को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? डेंटिफीस। डेंटिफिस। ठीक है। दिस इज जस्ट अ वे, जस्ट सिंपल पैटर्न हाउ के निमोनिक कैसे काम करते हैं, जस्ट एक। Yeah, ऐसे how to बहुत understand the कॉम्प्लेक्स नहीं word है। and how to memorize the word by these techniques. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ा छोटा सा है। मैं आपको बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स तरीके दिखाऊंगा कि मैंने याद करवा दिया है तो मैंने याद करवा दिया है। फिर लेक्चर चाहे लगा के छोड़ दो, चाहे 2 हफ्ते 2 महीने ना पढ़ो, मजाल है भाई आप उस वर्ड को भूल जाओ। इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर आप भूलते ही जा रहे हो, फिर तो वो तो हो गया। फिर तो जिंदगी में नहीं कभी कोई लैंग्वेज सीखोगे, है ना। हाँ। तो चलिए, एक और तरीका होता है एब्रीवेशन, क्यू यू एन क्यू सी एच। मैं आपको बाद में फ्यूचर में जाके बताऊंगा ये कैसे। नाउ वी आर गोना स्टार्ट टुडेज अ स्मॉल पार्ट ऑफ लेक्चर, सिर्फ दिखाने के लिए चीजें कैसे चलती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है, बहुत ज्यादा। मतलब कई बार ऐसे होता है कि बच्चे मेरे से कंटिन्यू करते हैं दूसरे लेक्चर में, और वो ये बोलते हैं, यार हम तमन हमने ना फर्स्ट लेक्चर नहीं लगाया था, तो फर्स्ट लेक्चर वाली चीजें हमें भूल गई, काश हम वो लिख लेते। तो ऐसा था। तो मैं ये रिकॉर्ड कर लूंगा लेक्चर, एंड देन यू आई विल सेंड यू इफ लेटर यू नो दैट कि भैया मेरे को क्या हुआ था, तो मैं आपको सेंड ओके। कर सकता हूँ। ठीक है। सो वी आर गोना स्टार्ट। अब मेरे नोट्स का पहला रूल सोच के देखो, मेरे नोट्स में पहला रूल आने लगा है, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, कितना कितना इंपॉर्टेंट होगा ना। क्योंकि मैंने अपने नोट्स में वो पहला रख दिया है कि नंबर 1 पे रूल मेरा ये है। तो मेरे में पहला रूल ये है, लाइक द फर्स्ट फर्स्ट रूल ये है, दैट फाइनल कॉन्सोनेंट ऑफ फ्रेंच वर्ड्स आर साइलेंट। कोई भी आखिरी कॉन्सोनेंट फ्रेंच वर्ड का साइलेंट होगा। अब वो क्या बोल रहा है, क्या मतलब है इसका, कुछ नहीं समझ आया। क्या फाइनल कॉन्सोनेंट, क्या साइलेंट, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा है, क्या इसको पढ़ के बताएंगे आप? मेसन। मेसन। दिस इज मेसन। पर मैंने अभी अभी एक रूल बताया कि आखिरी फाइनल। कॉन्सोनेंट को पढ़ना ही नहीं है। तो या। अगर हमने आखिरी कॉन्सोनेंट को पढ़ा ही नहीं, जो एन है, तो ये है मिस। मेजों। जो। मेजों, ये मैसन नहीं है, अब ये है मेजों। तो मेजो। इसीलिए ये मेजों बोला जा रहा है। पहला रूल मैंने क्या बताया आपको? फाइनल कंसोनेंट इज साइलेंट। फाइनल कॉन्सोनेंट को हमेशा साइलेंट रखना है। नाउ दूसरा रूल होता है फ्रेंच में ए को आ बोला जाता है, मुंह खोल के आ बोला जाता है। फ्रेंच में ए को आ बोला जाता है, ए कुछ नहीं होता फ्रेंच में। फ्रेंच में ए को आ बोला जाता है। ये हमारा दूसरा रूल हुआ।
तीसरा रूल हमारा ये होता है कि फ्रेंच में जी को जे बोलते हैं और जे को जी बोलते हैं। फ्रेंच में जी को जे बोलते हैं और जे को जी बोलते हैं। ठीक है, जब भी जी आएगा तो जे बोलेंगे और जे आएगा तो जी बोलेंगे। जी बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट रूल हमारा फ्रेंच का, लास्ट रूल वो ये होता है कि फ्रेंच में आर को ख बोलते हैं। ख, आर को ख बोलते हैं। खत्म हो गया। चार रूल मैंने अभी तक बताए हैं। फर्स्ट रूल ये है कि आखिरी कॉन्सोनेंट साइलेंट होगा। ए को आ बोला जाएगा, जी को जे बोला जाएगा और जी को जे को जी बोला जाएगा। आर को ख बोला जाएगा। कहानी खत्म। अगला आ गया CHAT। ये चैट नहीं है, ये चाट नहीं है, चाट भटार नहीं है, ये टी कट गया। ये टी कट गया क्योंकि आखिरी कॉन्सोनेंट साइलेंट होता है। ए क्या होता है? ए आ होता है, तो ये बन गया शाह। अच्छा। शाह। अब पता चला ये शाह क्यों बना, इसलिए शाह बना। अगला चलते हैं। FEMME, क्या आखिरी वाला वर्ड पढ़ा जाएगा? नहीं। नहीं। एफ बदलता है नहीं, ई बदलता है नहीं, MEM बदलता है, कोई रूल नहीं बताया मैंने, तो ये क्या बन गया? फे फेम। फेम। दिस इज फेम इन फ्रेंच। FEMM क्या होगा? फेम। फेम। ये क्या है देखो, ये आखिरी वाला ई कट गया। ओ मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बताया, मैम मैंने कुछ नहीं बताया, तो इसको क्या पढ़ेंगे? होम। ओम। वेरी नाइस, दिस इज ओम। सिंपल हो गया। ओम। अब यहाँ आते हैं। ये टी कट गया आखिरी वाला, ये बचा ENFAN। ए को क्या पढ़ते थे हम? आ। तो ये बना आ। एनफा। इनफान। एनफान। टी तो पढ़ना ही नहीं, इनफान। तो ये बन गया एनफा। एनफा। कुत्ता सीधा हो, कुत्ता सीधा हो। हमें चार रूल चाहिए थे। पहला, आखिरी कॉन्सोनेंट साइलेंट होना चाहिए। दूसरा, ए आ होता है, जी जे होता है, जे जी होता है। आखिरी आर ख होता है। अगर आपको ये होता है। चारों रूल आते हैं, यू कैन प्रोनाउंस इन अ सेकेंड। इन अ सेकेंड आपको पता है प्रोनाउंसिएशन कैसे हो, प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। मैंने बहुत टाइम खराब करा होगा ABCD आ बे से दे करते हुए। मेरे को ये पता चला इतना टाइम आने के बाद, नहीं अरे भाई नॉर्मल सी बात है ना अरुण भाई, कि आप खुद क्यों नहीं पढ़ रहे? मैंने खुद पढ़ा है भाई, मैंने किसी से फ्रेंच नहीं सीखी, किसी से अच्छा। भी आज तक। हाँ, मैंने 100% खुद पढ़ा है। क्या तो बात है। मैंने जब पढ़ा ना तो मेरा टाइम बहुत खराब हुआ, क्योंकि जब आप खुद पढ़ते हैं ना, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, कि मेरे को लैंग्वेज बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे को अप्रोक्सीमेटली 5-6 लैंग्वेजेस आती होंगी। मेरे को पसंद है, पर प्रॉब्लम यहीं पे थी कि लैंग्वेज सीखने में आपको रूल समझने पड़ते हैं, चीजें समझनी पड़ती हैं। आप हाँ। फालतू टाइम बहुत खराब करते हैं। जब आप मेरे साथ आओगे ना, तो आप देखोगे भाई इसको करने में मेरे को 10 दिन लग जाते हैं, मैंने एक दिन में कितना कर दिया, क्योंकि मैंने डाला ही वो थ्योरी। तो आप मेरे लेक्चर में कभी देखोगे ही नहीं, वो डायरेक्ट होगी कि हाँ यार बिना थ्योरी के चल रहा है समझ। तो इसलिए ये आसान हो जाता है अगर आप किसी से पढ़ते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है फ्रेंच एक्सेंट। ये बोरिंग है पर हम इसको थोड़ा सा सीखेंगे। इतना बोरिंग मैं रहने नहीं देता किसी चीज को, सुनो बड़ी। अब आई एम रियली सॉरी, अब यहाँ पे ज्यादातर मेरे से जो शुरू में बच्चे ले रहे थे, जो लेक्चर ले रहे थे, वो पंजाबी थे, तो मैंने पंजाबी वर्ड्स डाल दिए यहाँ पे। ये कुछ पंजाबी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू लिटिल बिट ऑफ थिंग्स। जैसे ना, ये कुछ एक वर्ड होता है, उसके नीचे बिंदी लगती है, जस्ट मैं आपको ऐसे ही बताने के लिए बता रहा हूँ, शायद आपके लैंग्वेज में भी ऐसे। तो जब ये मान लीजिए ये कोई बिंदी है, ये स है, जो हिंदी का स नहीं होता, हाँ। तो ये पंजाबी में श नहीं होता, श जो शलगम वाला श होता है। हम बस क्या करते हैं, ये स के नीचे बिंदी लगा देते हैं, तो वो श बन जाता है। श बन गया। बस ऐसा है। आज रौनक भाई पंजाबी सीखेंगे। सीख लेते हैं सभी। तो ये स है और उसके पीछे नीचे बिंदी लगा देंगे तो वो श बन जाए। मेरे कहने का अर्थ ये था कि भाई अगर आप ये देखो, तो इसके नीचे बिंदी लगाने पे मैंने उसका साउंड चेंज कर दिया। हम्म। कहाँ पे मैं उसको स बोल रहा था, अब मैं उसको श बोलने लग गया, शलगम वाला श बोलने लग गया। हाँ। है ना? यहाँ पे ये ज होता है, ज जो जग वाला ज नहीं होता, ये दिखने में भी वैसा ज जैसा लग रहा है ना, पंजाबी में भी ऐसे होता है। तो ये ज है, पर इसके नीचे अगर बिंदी लगा दोगे तो वो ज बन जाएगा। ज, जमराज वाला ज। या। आप ध्यान से देखो तो ये बिंदी जो है, ये लगते ही भाषा में परिवर्तन आ गया थोड़ा सा। हम्म। कहाँ मैं ये बोल रहा था, अगर मैं बिंदी ना लगाता तो मैं बोलता शाखा, शाखा। पर अगर मैंने बिंदी लगा दी तो मैंने बोला शाखा। फर्क आया दोनों में, शाखा, शाखा, शाखा। क्योंकि नीचे बिंदी लग गई। पंजाबी में है, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। या। बिंदी लगने से मेरी आवाज में चेंज आया, शाखा, शाखा, मैंने श बना दिया। ये या। क्या है, पंजाबी में हम वर्ड बोलते हैं ना पाजी, हाँ। हमने देखा पाजी।
हम बोलते हैं, कई बोलते हैं पाजी, पर अगर आप पंजाबी को बोलते सुनोगे तो वो बोलेगा पाजी। या पाजी, वो हमेशा ऐसे पाजी। बोलेगा। उसका रीजन, क्योंकि वो बिंदी बोल रहा है। अच्छा। नॉर्मल पर्सन जो पंजाबी नहीं जानता वो बिंदी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको हाँ। एक्सेंट नहीं आता है। आप आपकी पंजाबी में और मेरी पंजाबी में इतना ही फर्क होगा कि आप ये बिंदियां नहीं बोल सकते। मैं लिख के देता हूं, आप आज के दिन पे बिंदियां सीख जाओ, आप एग्जैक्ट मेरे जैसी पंजाबी बोल सकते हो, एग्जैक्ट। नहीं, सही बात है ये। बिकॉज दीज आर एक्सेंट्स। आप पाजी बोलोगे पर आप पाजी नहीं बोल सकते। हाँ। ये आपको बिंदी नहीं बोलनी आती। तो अगर यहां पे एक्सेंट लगने से इतना फर्क पड़ रहा है और आवाजों में चेंज आ रहा है, पूरी गड़बड़ाहट आ रही है, तो ऐसा ही तो फ्रेंच में भी होता होगा। तो फ्रेंच में भी एक्सेंट होते हैं। एक्सेंट कुछ नहीं करते, बस आवाज चेंज कर देते हैं, जो मैंने अभी दिखाया। तो अगर पंजाबी में या हिंदी में एक्सेंट लगने पे चीजें चेंज हो जाती हैं, तो फिर एक फ्रेंच में भी होती होंगी। तो फ्रेंच में तीन तरह के एक्सेंट देखने को मिलते हैं। पहला एक्सेंट होता है एगू, दूसरा ग्रेव, तीसरा सर्कमफ्लेक्स। अगर कभी भी किसी के भी सिर के ऊपर राइट हैंड साइड पे डंडी लगी हो, ऐसे ऐसे डंडी लगी हो, ये देख रहा है, ये देखो डंडी लगी है, राइट हैंड हाँ। साइड पे डंडी लगी हो, तो उसको एगू बोला जाता है। और एगू सुनने में बहुत ज्यादा आगे जैसा नहीं लग रहा, आगे, एगू आगे, एगू आगे। तो अगर आगे। कभी भी किसी भी सिर के ऊपर या एगू राइट हैंड साइड पे आगे जैसा वर्ड लगा हो, तो वो एगू जो वर्ड है उसको बोला जाता है एगू। ये पहला एक होगा। दूसरा, अगर कभी भी किसी के सिर के ऊपर लेफ्ट साइड पे ऐसे वाली डंडी लगी हो, तो उसको बोला जाता है ग्रेव। लेफ्ट हैंड ग्रेव। साइड पे डंडी लगी हो तो उसको क्या बोला जाता है? ग्रेव ग्रेव। बोला जाता है। सो ई ग्रेव इज, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे। मेरा एक दोस्त था, बहुत छोटे होते, वो लेफ्ट हैंड साइड से लिखता था, बड़ा स्मार्ट था, पर उसकी डेथ हो गई थी बहुत जल्दी। तो मैं हमेशा बोलता था कि जो लेफ्ट हैंड साइड से लिखता था वो लड़का, उसकी डेथ हो गई थी, वो ग्रेव चला गया था। तो याद रखना है कि वो जो लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं, वो उसकी डेथ हो गई थी, तो वो ग्रेव चला गया। थोड़ा डार्क हो ओके। गया, पर चलो, याद तो हो गया। तो दिस इज ग्रेव, ओके। सो दिस हाँ। इज एगू जो आगे है, और ये लेफ्ट वाला ग्रेव होगा, ग्रेव, ठीक है। हाँ। और द लास्ट वन इज, अगर किसी के सिर के ऊपर ऐसे कैप लगी हो, तो उसको बोला जाता है सर्कमफ्लेक्स। सर्कल। सर्कमफ्लेक्स। अब प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है, भाई अगर इसके सिर के ऊपर ये चीज लग गई, तो उसका होगा क्या? उसका कुछ तो होगा ना। उसका होगा क्या? उसकी आवाज का क्या होगा? तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, पर हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं आज कौन से? सिर्फ दो। ओके। एक हम पढ़ेंगे एगू, और दूसरा हम पढ़ेंगे ग्रेव। ग्रेव। एगू और ग्रेव। ग्रेव। पहला कौन सा पढ़े सबसे पहले? ईगो चलते हैं। एगू ही पढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेंट एगू, जो राइट हैंड साइड पे। एक्सेंट एगू की सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगती है वो ये है कि एक्सेंट एगू सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड पे लगता है। ई। सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड पे। वो लगता है ई पे। टेंशन ही खत्म हो गई। एक ही वर्ड याद रखना है बस, है ना। तो एक्सेंट एगू सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड पे लगता है। अगर ई को ई बोला जा रहा है, ई को ई तो बोलते हैं हम फ्रेंच में, मैंने कुछ बताया ही नहीं, कुछ और बोलते हैं। अगर ई को ई बोला जा रहा है, तो आपको क्या लगता है एक्सेंट एगू लगने पे उसको ई बोला जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। यही तो प्रोनाउंसिएशन होती है, यही तो एक्सेंट होता है कि उसको बदल दो बोलने से। अगर ई को ई बोला जा रहा है और अगर उसके ऊपर एगू लग गया, तो ई को अब ई ना बोलते हुए ए वाई ए बोलेंगे। अब इसको ई एगू को ए बोला जाएगा। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। ये क्या बुद्धू हरकत हुई? ई को ई के ऊपर एगू लगा के उसको ए बना दिया। भाई अगर ई के ऊपर एगू लगा के उसको ए वाई ए ही बनाना था, तो सिंपल ए ही लिख लो। लेकिन तभी ग्रेव में ए वर्ड आता है, उसमें शायद उसके ऊपर लेफ्ट आएगा। अब बात नहीं समझे मेरी। हाँ, अगर वो मैं मेरे को, समझ गया, ये लिख सकते हैं लेकिन। क्यों नहीं लिख रहे? इतना लंबा जंगू करने का क्या था कि भाई ई के ऊपर एगू लगा दो, फिर उसको ए बना दो। भाई जहां पे ई एगू लगाना है, उसका साउंड ए जैसा निकालना है, वहां पे ए ही लगा दो। सीधा ए ही चिपका दो वहां पे। ये इतना लंबा करने का क्या था कि ई के ऊपर एगू लगाओ फिर उसको ए बनाओ? है कोई आंसर आपके पास? क्या सोचते हो? कोई आपके पास अच्छा सा आंसर हो इसका? अगर ई के बदले ए वाई लगा दिया तो हम, अगर जब जहाँ पे ए आएगा तो उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अब सुनो, आपको याद करो, ई के ऊपर ई एगू लगाने पे उसको ए साउंड किया जा रहा है,
और क्योंकि ए को ई आ साउंड ए किया को जा तो रहा है। आ साउंड किया जा रहा है, हमें कुछ तो चाहिए ना जो ये जैसा साउंड करे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा नाम है TAMAN, मैंने कहीं पे लिखा TAMAN, कोई फ्रेंच बंदा आया उसने बोला ओ योर नेम इज तामान, मामा। मैं कहा नहीं भाई मेरा नाम तमन, नो 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 योर नेम इज तामान, मैं कहा, भाई मेरा नाम तमन है, तामान क्यों बोल रहा, नहीं 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 क्योंकि वो एक वहां पढ़ रहा है। अब मेरे दिमाग में आया यार कैसे समझाऊं इसको कि मेरा नाम तमन है, फिर मेरे को याद आया हाँ यार ये ईएगू को ए बोलते हैं, तो क्यों ना मैं अपने दोनों ए को ईएगू से रिप्लेस कर दूं। तो मैंने टी लिखा, ए की जगह पे ईएगू लिख दिया, एम एम रहने दिया, ईएगू लिख दिया और एन लिख दिया। अब वो मेरा नाम कैसे पड़ेगा, तमन, तमन, रौनक, या रौनक। अब मैं आपके रौनक के ए को रिप्लेस कर दूंगा ईएगू से, तो अब वो पड़ेगा उसको रौनक, क्योंकि अब रौनक। वो उसको ए पढ़ने लग जाएगा, अदरवाइज वो पड़ेगा उसको रौनक। रौनक। तो ई के ऊपर एगू इसलिए लगाया जा रहा है क्यों, क्योंकि ए आ है तो हमें कुछ तो चाहिए जो ए जैसा साउंड करता हो। या अब इसको समझने के लिए ये देखते हैं, ये देखिएगा, दीज आर द थिंग्स, सिंपल एग्जांपल्स। अब इसको चेक करते हैं, हम इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करें। मैं इसको कॉपी करता हूँ, नई स्लाइड पे लेके जाता हूँ, सुंदर सा पेस्ट मारते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी देखते हैं आंसर। सबसे पहले ई एगू को क्या साउंड करते हैं, ए। ए साउंड करते हैं, मतलब ए वाई लिख रहा हूं ताकि ए वाई साउंड जैसा लगे, ए। सी को क्या साउंड करते हैं, कुछ भी नहीं, सी तो सी। सीधा मैंने बताया ही नहीं, ओ भी नहीं मैंने बताया, एल भी नहीं मैंने बताया। ई को कैसे साउंड करते हैं लास्ट वाले को, ई को ई। ई को ई ई के साउंड इसके करेंगे ना। ऊपर, इसके ऊपर कुछ नहीं है। हाँ तो ई को ई साउंड करेंगे ना। हाँ। गलत, फर्स्ट रूल क्या था मेरा, आखिरी वाला सब साइलेंट रहता है, आखिरी वाला इसको साउंड ही नहीं कंसोनेंट। करेंगे हम, इसको साउंड ही नहीं करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ए वाई इसको और COL CL पढ़ो, से क्या बनाए, एक और। एकोल, बात खत्म हो गई, दिस इज एकोल, वेरी सिंपल, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस थिंग इज एकोल, एक और। एकोल। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला वर्ड लेते हैं, ये वाले वर्ड के बारे में चेक करते हैं ये क्या चीज है भाई। चलो ये आ गया जी, चलो। एम को बताया मैंने, कुछ नहीं बताया जी। ए को कुछ बताया, हाँ ये तो आ होता है। हाँ। एन एन ही होता है। जी कुछ होता है, जी। जी जे होता है, जी या जे जी होता जे है, होता है, जे जे जी जे होता होता है, है, या तो ये तो जे हो गया। अब ई ए को कुछ बताया मैंने, ए वाई। लेकिन ये भी प्रॉब्लम पता आ है कि गई। आपने आखिरी वाला प्रोनाउंस नहीं करना है। अब तो सोचो आखिरी वाला प्रोनाउंस होगा या नहीं होगा। अभी होगा शायद। अगर ई एगू लास्ट में लगा है तो भी वो होगा, क्योंकि होगा। वो लगाया ही इसलिए गया है ताकि उसको प्रोनाउंस किया जा प्रोनाउंस सके। हो, या। समझ लगी बात, तो ये क्या बन हम्म। गया, मांझे, हाँ जी। दिस इज हाँ जी। मांझे, दिस इज मांझे। मुश्किल, दोनों कोई मुश्किल है ये? बड़ा शांत है यार, बड़ा शांत, बड़ा लल्लू बल्लू। एक और देख लेते हैं, ये वाला भी देख लेते हैं। अरे ये कैसे होगा प्रोनाउंस भाई, ये क्या है, बड़ी इसको check। आर तो आर हुआ जी, ए ई एगू क्या हुआ, ए वाई हो गया, ये भाई। ए क्या हुआ, हाँ। आ हो गया, LIT तो मैंने कुछ नहीं बताया, लास्ट में ये हुआ है उसको क्या बोलेंगे, ये भाई। ए वाई बोलेंगे, ए। क्या बन गया ये बन गया रियालिते, रियालिते, रियलिटी। रियालिते। बात समझ लगी। और आपने ये बोला था कि आर को खा बोलना है, लेकिन इस वाले में नहीं उस बोल सकते। इस वाले में नहीं बोला है इसलिए क्योंकि ये शुरू में लगा हुआ है, तो इसको अगर अच्छा। मैं बोलता तो ख्यालिती बन जाता वो, है ना, या। ऐसा ऐसा ख्याल लेती है कुछ ऐसा ही, बट मैं अभी आपको वो बताना नहीं चाहूंगा, बीच में लगाओ तो उसको ख बोलो, शुरू में लगाओ तो उसको ख मत बोलो, अच्छा अच्छा, थोड़ा ओके। सुनने में प्रॉब्लमेटिक सा हो जाता है, इसलिए बाद में बताऊंगा ये क्या चीज़ है। तो जैसे ख्याल लेते, ओके, रियाल लेते, रियलिटी। ओके। तो जब आप थोड़ा तेज बोलना सीख जाएंगे देन यू कैन से इट इन अ वेरी फास्ट मैनर, como talvez esse bem atua तो खुद खजरो से बोले, सो यू कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली इन अ मैनर जहां पे ख यूज करना है, जहां पे ख यूज नहीं करना। ठीक ओके। है, चलिए फन फैक्ट बता देता हूँ, जस्ट फॉर फन, कि आज से कुछ 100 साल पहले, मतलब 700 800 साल पहले, फ्रांस के ऊपर लैटिन पीपल ने अटैक कर दिया। तो जब उन्होंने फ्रांस के ऊपर अटैक करा ना, तो उस टाइम पे उन्होंने उसकी बुक्स के ऊपर से सारे के सारे एस को काट दिया, मतलब फ्रेंच की बुक होगी, उसमें से जहां जहां एस लिखा था उन्होंने उसको काट दिया, क्योंकि उन्होंने हमला करा तो वो कुछ भी कर सकते थे।
तो उन्होंने जहां जहां एस लिखा था उसको काट के वहां पर ई एगू लगा दिया। एक्चुअली में फ्रेंच का ई एगू है ही नहीं है, ये तो लैटिन पीपल का ई एगू था। उन्होंने आगे जहां जहां एस लिखा था वहां काट के उसको ई एगू लगा दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कभी ना कभी एस लिखा होगा। हाँ। ये क्या लग रहा है? एगू। ई। अगर मैं ई एगू को हटा के यहाँ एस लगा दूं तो ये क्या बन गया? स्कोल। तो भाई वो तो स्कूल ही है, तो स्कूल ही तो है। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ई एगू को हटा के एस लगा दूं तो स्टडी। स्तदी, वो तो स्तदी जैसा ही तो लग रहा है, वो स्तदिया जैसा। तो सदिए। ये कभी ना कभी ये यही था, बस ये जस्ट फन फैक्ट है, मजे के लिए बता रहा हूँ कि कभी ना कभी ये ऐसे ही था। बस लैटिन पीपल ने आगे अपने पंगे लिया और उसमें ये भी लगा दिया। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? फर्स्ट रूल हमने पढ़ा है कि अगर कभी भी कोई भी लास्ट कॉन्सोनेंट होगा वो साइलेंट होगा। दूसरा, ए को आ बोला जाता है, तो जी को जे देखो बोला जी। जाता है और देखो जे को जी बोला जाता है, आर को ख बोला जाता है। फिर हमने एक्सेंट्स पढ़े, हमने तीन एक्सेंट पढ़े हैं: एक्सेंट एगू, एक्सेंट ग्रेव और देव। एक्सेंट सर्कमफ्लेक्स। एक्सेंट एगू सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे लगता है, वो होती है ई। ई जब पे। वो ई पे लगती है तो वो ए बन जाता है। क्यों? क्योंकि ए आ होता है। यहां तक कोई कोई प्रॉब्लम? नहीं। बिल्कुल क्लियर क्लियर। बिल्कुल क्लियर। दूसरा चलते हैं, एक्सेंट एगू के बाद कौन सा एक्सेंट था? ग्रेव। एक्सेंट ग्रेव, क्योंकि एगू तो एक पे ही लगता था, ई पे। तो अब तो दूसरा ही पढ़ेंगे ना, एक्सेंट ग्रेव। हाँ। एक्सेंट ग्रेव तीन चीजों पे लगता है: एक ई पे लगता है, एक ए पे लगता है और एक यू पे लगता है। एक्सेंट एगू सिर्फ एक पे ही लगता था, पर अब एक्सेंट ग्रेव तीन चीजों पे लगता है: एक ई पे लगता है, एक ए पे लगता है और एक यू पे लगता है। तो हम सबसे पहले कौन सा वाला पढ़ना पसंद करेंगे? ई। ई। कि अगर ई के ऊपर एक्सेंट एगू लग गया तो वो ए बनता है, तो ग्रेव लगने पे वो क्या बनेगा? चेक करते हैं। अगर एक्सेंट ई पे ग्रेव लग जाता है तो वो ए बन जाता है। ए। ए, ई एच, ए। ई ए। ए। मुंह खोल के, जैसे हिंदी में हम अ के ऊपर दो मात्राएं लिखते हैं ना, ए, ए। ऐसे। ए, जैसे बेट में बै होता है, ए, तो ये ए बन जाता है, बेट का बे। बै, ए बन जाएगा, ठीक है। बे। तो ये चेंज हो जाता है थोड़ा ओपन माउथ के साथ, तो इट्स साउंड जो होता है वो थोड़ा सा ओपन हो जाता है, माउथ उसका ऐसे खुल जाता है, रिलैक्सिंग साउंड होता है। तो अगर कभी भी ई के ऊपर ग्रेव लग जाएगा तो वो ए बन जाएगा। चेक करते हैं अभी। ये क्या लिखा है, पढ़ के सुनाइए। पी ई ए ग्रेव आर ई। पहला रूल, क्या लास्ट वाला ई पढ़ा जाएगा? नहीं। बचे हुए तीन वर्ड, पी को कुछ बोलते हैं, पी को पी बोलते हैं। ई ग्रेव को क्या बोला था? ए। ए। ई एच ए। ए। आर ए। को क्या बोलते हैं? ख। ख। तो ये क्या बन गया? पे। पख। पैख। पेख। तो ये बन गया पैख। पैख। पे। और पैख होता है फादर। ख। पेख। अगर ये पैख है जो फादर है तो ये क्या है? मे। मेख। मैख। तो ये होगा मैख। और मैख होता है मदर। अगर ये मैख है तो ये क्या है भाई फिर? ये टी है, कुछ नहीं होता चेंज। आर ख होता है ख। और ई ग्रेव ए होता है। एस तो बोलना ही नहीं, तो ये होगा त ख ख। ए। ए। तख। रखे। तो ये होगा रखे। तख, मतलब उसका वेरी होता है तख। डू यू थिंक यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम विद द प्रोनाउंसिएशन? नोट सो फार। इट्स वेरी वेरी सिंपल, सिंपल इजी पीजी। आपको पता होना चाहिए उसको बोलना कैसा और प्रोनाउंस कैसे करना है, बात खत्म, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब दो और बचे हैं, दूसरे हैं ए और यू। अब सुनिएगा रौनक भाई ध्यान से। अगर कभी भी किसी भी चीज के ऊपर एक्सेंट या किसी भी चीज पे तो लगेगा नहीं, सॉरी, ई के ऊपर एक्सेंट एगू लग जाता है तो वो ए का साउंड देता है। अगर ई के ऊपर ग्रेव लग जाता है तो वो ए का साउंड देता है। और अगर ए या फिर यू के ऊपर ग्रेव का साउंड, ग्रेव का एक्सेंट लगता है तो वो कभी अपना साउंड चेंज नहीं करता। क्या बोल रहा है तुम, क्या बोल रहा है? अगर वो अपना साउंड ही नहीं चेंज करता है तो फिर लगाने का मतलब ही क्या है मतलब उसका? ही क्या है? प्रोनाउंसिएशन का तो मतलब ये था, हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं ना अभी, कि ई के ऊपर ए गुरु आया तो वो ए बना, है ना। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा इसका मतलब ए को आ बोल रहे हो तो ए के ऊपर ग्रेव लगा दोगे तो वो भी आई होगा। हाँ जी, वो भी आई होगा। तो फिर क्यों लगाया? यू को यू बोलते हो तो यू के ऊपर ग्रेव लगाया तो वो भी यू ही होगा। हाँ जी, वो भी यू ही होगा। तो फिर क्यों लगाया भाई? कोई लॉजिक बना इस चीज का?
कोई लगाने का वो मतलब था बने ना भाई, क्योंकि कुछ तो ऐसा हो सकता है। कुछ तो होना चाहिए ना। अब उसका रीजन ये है कि इसके ऊपर ग्रेव लगाने पे इसका साउंड चेंज नहीं होता है। इसके ऊपर ग्रेव लगाने पे इसका साउंड चेंज नहीं होता है, इसका मतलब ही चेंज हो जाता है। अब इसका मतलब ही चेंज हो जाता है कैसे, ये देखो, यहां पे ए के ऊपर ग्रेव लगा है तो ये टू जैसा काम कर रहा है, पर यहां पे सिर्फ ए लगा है तो ये हैज जैसा। गैस का काम करता है। यहां पे उसके मतलब ही चेंज, एक्सेंट चेंज नहीं हो रहा। तो अगर आपने अभी तक ये सब पढ़ लिया है तो नाउ यू गोना से मी फ्यू थिंग्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, लास्ट कॉन्सोनेंट हमेशा क्या होने वाला है, साइलेंट। साइलेंट होने वाला है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, ए को ए आ को आ प्रोनाउंस बोलते करते हैं। हैं, जी को जे बोलते हैं और ई जे को को जी जे, बोलते हैं। जे को चौथा जी। आर को ख बोलते ख हैं। बोलते हैं। दो एक्सेंट पढ़े हैं हमने, वैसे तीन पढ़े हैं। पहला एक्सेंट हमने पढ़ा है एक्सेंट, एगू। एगू। दूसरा ग्रेव। लेफ्ट ग्रेव साइड। पढ़ा है, वेरी गुड, लेफ्ट साइड वाला ग्रेव होगा। और एक्सेंट एगू किस पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ ई पे। ई पे लगता है। और ग्रेव किस पे लगता है, ई ए यू पे। ए यू पे लगता है। एक्सेंट एगू जब लगेगा ई के ऊपर तो वो क्या साउंड देगा, ई एच। ए आ। साउंड देगा। एगू पे, एगू पे लगेगा तो वो ए साउंड देगा। क्यों, क्योंकि ए आ जैसा साउंड कर रहा है। पर एक्सेंट ई के ऊपर ग्रेव लगेगा तो वो कौन सा साउंड देगा, ई एच। ए का, ए। बिल्कुल ए का एगू। साउंड देगा। और ए और यू के ऊपर ग्रेव लगेगा तो वो क्या साउंड देगा, सेम लेकिन मतलब सेम, चेंज बट हो उसके जाएगा। मतलब चेंज हो जाएंगे। मेरे को नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत। अब हम देखने जा रहे हैं एक नई चीज जो शायद आपने नहीं देखी होगी। नाउ वी विल डू, नाउ वी विल डू अ वोकेबुलरी थे, ओके। अब ये एक अलग तरीके की निमोनिक है जो मैं बनाता हूँ हमेशा, ठीक है। यू विल सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ निमोनिक टुडे। देखिए ऐसा है, ये मान लीजिए मेरी किचन है, ठीक है राहुल भाई, ये मेरी किचन है। अब इस किचन में हम, इस साइड पे मेरी जो किचन है, इस साइड में ये मेरी किचन है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ बिल्कुल नीचे यहाँ पे, और मैं किचन को देख पा रहा हूँ। तो मेरे किचन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक फ्रिज पड़ा हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल साइड पे, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे फ्रिज पड़ा हुआ है। फ्रिज के बिल्कुल साथ में यहाँ पे मेरे क्या पड़ी हुई है, मिक्सी पड़ी हुई है, क्योंकि ये पूरी शेल्फ है ना, ये हम्म। पूरी शेल्फ है। तो इसके बिल्कुल साथ में क्या पड़ा हुआ है, मिक्सी पड़ी हुई है। मिक्सी के बिल्कुल साथ में यहाँ पे ना एक ट्रेस ऐसे रैक सा लगा हुआ है, और वहां पे ना हमने प्लेटें रखी हुई हैं। प्लेटें नहीं होती, प्लेटें, रोटी हाँ। रोटी खाने वाली प्लेटें, वो पड़ी हुई हैं। चीनी की प्लेटें हैं, मम्मी ने भेजी थी इंडिया से, ये है। तो ये पड़ा हुआ फ्रिज, फ्रिज के साथ में ये हमारे पास मिक्सी पड़ी है, रोज सुबह शेक बनाना होता है हमें। और ये पड़ी हुई है हमारे पास प्लेटें। यहाँ पे शेल्फ पूरी खत्म हो जाती है। और फिर यहाँ वो है जो यहाँ पे, आपको पता ना कनाडा में हमारे पास वो होता है, स्टोव जो होता है वो बड़ा सा, हम्म। वो इलेक्ट्रिसिटी वाला ऑन करते हैं, चार गोल गोल होते हैं यहाँ पे, वो है स्टोव है ये। और स्टोव के बिल्कुल नीचे यहाँ पे क्या है, बिल्कुल स्टोव के नीचे कोई चीज होती है, ओवन। अवन है। तो ये हमारे पास अवन है। अवन की एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब से मैं कनाडा आया हूँ ना, बहुत टाइम हो गया मेरे को आया हुआ, जब से मैं कनाडा आया हूँ ना, मैंने आज तक अवन यूज नहीं करा, आज हमने तक। भी नहीं किया अब तक। मेरे घर में चार लोग रहते थे, सबके पास एक एक कुकर होता था, और हम दो कुकर ऊपर रखते थे, दो कुकर नीचे रखते थे, बस उसका काम यही होता था, स्टोर कर लो चीज, बस। इसके बिल्कुल साथ में ना हमारे पास एक गोल सा डब्बा पड़ा है, और उसके बीच में हमने चाकू घुसा के रखे हैं, वो उल्टे के ऐसे चाकू रखे हैं। तो यहाँ पे चाकू पड़े हुए हैं ऐसे, मैं चाकू लगा देता हूँ, वैसे इसको चाकू बोलूंगा। सो दिस इज चाकू, चाकू पड़े हुए हैं। इसके बिल्कुल साथ में एक डब्बा रखा हुआ है मैंने ऐसे करके, उसके बीच में बहुत सारे हमने चमचे वगैरह रखे हुए हैं। ये हमारे पास चमचे पड़े हुए हैं, दीज आर द स्पून्स। तो ये हमारे पास स्पून्स हैं, ये हमारे पास स्पून्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये हो गया स्पून्स हमारे पास। अब इसके बिल्कुल साथ में क्या पड़ा हुआ है भाई, इसके साथ में हमारे पास कटिंग बोर्ड पड़ा हुआ है। कटिंग बोर्ड नहीं होता जो चॉपिंग बोर्ड, वो रखा हुआ है। देखो आप, मस्त किचन देख रहे हो हमारा, अभी देख रहे हो, जब नेक्स्ट टाइम आओगे इधर तो हम खाना खिलाएंगे आपको, नो क्या वरीज। खिलाओगे? कुछ तो खिलाएंगे। इसके बिल्कुल चॉपिंग बोर्ड के बिल्कुल साथ में यहाँ पे मेरे पास ये सिंक है ना, तो सिंक के बिल्कुल साथ में हमने एक डब्बा सा रखा हुआ है ऐसे। तो वो ऐसे ना पानी सारा रिंस कर देता है, तो हमने यहाँ पे ग्लासेस रखे हैं, ग्लास, जो पानी के ग्लास नहीं होते, वो पड़े हुए हैं।
और इसके बिल्कुल साथ में हमारे पास पड़ा हुआ है, बस ठीक है, इतना ही था। तो यहाँ पे ना एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं नया नया आया था ना, और मैंने जब ये घर लिया था, तो मेरे मालिक ने ना मेरे को माइक्रोवेव नहीं दिया। और उसने मेरे को माइक्रोवेव नहीं दिया, तो मैंने उसके बाद में रिक्वेस्ट करी, मैं कहा सर माइक्रोवेव तो दे दो, उसके बिना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उसने मेरे को माइक्रोवेव खरीद के दिया। पर प्रॉब्लम ये होगी कि मेरा जगह तो सारी भर गई थी। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने ना साइड पे एक टेबल रख लिया था, यहाँ पे मैंने एक टेबल रख लिया था। और इस टेबल के ऊपर मैंने माइक्रोवेव रख दिया, और साइड पे एक टेबल पड़ा हुआ है जिसके ऊपर एक माइक्रोवेव पड़ा हुआ है। और इस माइक्रोवेव पे हमने इस टेबल पे हमने एक माइक्रोवेव। सो दिस इज द थिंग, ये चीज के बारे में समझ लगी बात। अब 1 मिनट रुकिए, मेरे को दोबारा दोबारा नहीं तो ये बनाना पड़ेगा, टाइम चेंज हो जाएगा। ये टाइम चेंज हो जाएगा, ये देखिए मैं इसको एक बार स्क्रीन शॉट लेंगे। ओके, यहाँ से देखते हैं। तो ये है हमारे पास प्रॉपर, ठीक है। अरे अच्छा रौनक भाई, ऐसा है एक्चुअली में 1 मिनट के बाद ना ये बंद हो जाएगा, और फिर ये 10 मिनट के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि ये 45 मिनट का होता है, उसके बाद पानी की एक छोटी सी ब्रेक होती है 10 मिनट की। आप ओके। ऊपर देख पा रहे होंगे कंप्यूटर के, दिख रहा है वो रिमेनिंग टाइम लिखा होगा। हाँ। वो 1 मिनट और कुछ सेकंड लिखे होंगे उस पे, है ना। तो ये कुछ ऐसा ही होता है। तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे 10 मिनट बाद। हाँ, कोई नहीं। दैट्स ग्रेट। तो अभी मेरे को बताइए आप जल्दी जल्दी, ये क्या चीज़ है। ये क्या है, ये फर्स्ट चीज क्या है। फ्रिज। फ्रिज है। ये 2 नंबर पे क्या है। मिक्सी। ये नंबर 3 पे क्या है। प्लेट। प्लेटें हैं। नंबर 4 पे क्या है। स्टोव। स्टोव है। नंबर 5 पे क्या है। ओवन। नंबर 6 पे क्या है। नाइफ। नंबर 7 पे। स्पून्स। नंबर 8 पे। चॉपिंग पैड। नंबर 9 पे। ग्लास का ग्लास। कुछ। पानी के गिलास हाँ। थे, है ना। या और ये नंबर 10 पे क्या है। टेबल पे माइक्रोवेव। एब्सोल्युटली। सो आई एम नॉट गोना स्टार्ट इट राइट नाउ, क्योंकि ब्रेक आने वाली है। तो ब्रेक के बाद जब हम वापस मिलेंगे आपको, तो फिर मैं बताऊंगा इन चीजों के बारे में कि इनको फ्रेंच में क्या बोलते हैं, और इनको परमानेंटली याद कैसे रखते हैं। वो मेरे पे छोड़ दो, अगर आपको एक भी भूल गया तो मेरे को कहना, सारे याद होंगे अगले 10 मिनट में, प्रॉपर याद। एक एक चीज फ्रेंच में कैसी बोली जाती है एग्जैक्टली और क्या होती है। ठीक है। सो सी ठीक यू है। एट 11:19 पे ब्रेक शुरू होगी। 11:29 पे दोबारा ज्वाइन करिएगा इसी लिंक से। ठीक है। ठीक है।